चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, देखिए आप लोग। कल का जो टॉपिक पढ़ाया था वो था त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें। सर्वांगसम त्रिभुज की शर्तें पूछा था। सर्वांगसम त्रिभुज में आपको बताए थे देखिए सर्वांग क्षमता में हम क्या बताए थे सर्वांग सम और समरूपता दो चीज बताए थे। दो टॉपिक पढ़ाना है, सर्वांग क्षमता और समरूपता। सर्वांग क्षमता का मतलब ये होता है कि बिल्कुल उसी के जैसा हूबहू, बिल्कुल उसी के जैसा हूबहू, जिसके एंगल भी मैच करें, उसके डायमेंशन भी मैच करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। और समरूप का मतलब ये होता है कि उसी के जैसा एक दूसरा रूप। जैसे मान लीजिए सर्वांग समता में ये है कि अगर यहाँ पे एंगल बनाया, त्रिभुज बनाया गया यहाँ पे ए बी सी, अगर ये पहला है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बना दिया गया है पी क्यू आर दूसरा, तो अगर जो दूरी यहाँ पे है वो यहाँ पे रहेगा, एकदम फिक्स है। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 20 दिया है तो यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर रहेगा। तब जाकर के इसको क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल उसी के जैसा हूबहू। लेकिन जब समरूप की बात करेंगे, समरूप त्रिभुज की हम बात करेंगे, तो समरूप त्रिभुज में ये होता है कि एकदम उसी के साथ सिमिलर चलेगा। ठीक, जैसे मान लो कि एक बड़ा त्रिभुज ऐसे बना दिया गया ए बी सी और एक छोटा सा बना दो। सर ये आप ठीक, लिखवा चुके हैं, आप ये लिखवा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं उनको समझा दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, आता है पेपर में। तो इसी के जैसा क्या है? ये समरूप है, इसके बराबर नहीं है लेकिन दिखता इसी के जैसा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप और सर्वांग समता में ही अंतर है। सर्वांगसम में क्या होता है कि एकदम हूबहू होता है, और समरूप का मतलब क्या होता है? उसी के जैसा दिखने वाला। ठीक, अब इसके सर्वांग समता की जो शर्तें हैं, जो लोग नहीं किए थे क्लास, आज देख लीजिए। सर्वांग समता की टोटल 4 शर्तें होती हैं। पिछली बैंक में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए देखिए, चारों शर्त क्या होता है। पहला जो आपका होता है साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 सब क्या होता है? बराबर होना चाहिए। भुजा भुजा और भुजा, अर्थात अर्थात क्या होगा कि दोनों त्रिभुज की क्या होंगे? भुजाएं क्या होंगे? एकदम सेम होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। शर्त इसकी दूसरी क्या है? अगर ये नहीं है तो मान लो कि दो साइड बराबर हो और एक एंगल हो, इसका मतलब भुजा भुजा और क्या हो? एक कोण हो। जब ये भी कंडीशन फॉलो करता है तो क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुज होता है। तीसरी कंडीशन ये है कि एक भुजा बराबर हो और दो कोण बराबर हो। इसका मतलब एक भुजा, उसके बाद से कोण, फिर कोण, तभी मेरा क्या हो जाएगा? सर्वांगसम के शर्त में आएगा। चौथा जो आपका शर्त है सर एस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एस का एस? साइड, साइड मतलब भुजा। जी सर। ठीक है, ठीक। और इसका मतलब हो गया एंगल एंगल एंगल, इसका मतलब हो गया कोण कोण और कोण। ये 3 बार क्यों लिखे हैं? देखो फिर से, क्योंकि जब तुलना करने चलेंगे, पहली शर्त को तुलना कर रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि जो भुजा ए बी है, अगर ये बराबर है किसके? ए बी बराबर हो किसके? पी क्यू के। भुजा बी सी जो बराबर हो, ये बराबर हो किसके? क्यू आर के। और भुजा ए सी जो है ये बराबर है किसके? पी आर के, पी आर के। तो ये मेरा त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज होगा। क्यों सर्वांगसम त्रिभुज होगा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की कौन सी शर्त? पहली शर्त इसमें फॉलो हो रही है, इन तीनों का साइड साइड, देखो इसका भी साइड, इसका भी साइड और इसका, ये तीनों साइड 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 क्या है? बराबर है। अतः ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है। पहली शर्त यहाँ पे फॉलो हो गई।
दूसरा फॉलो करके दिखा दे रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोण ए जो है एकदम बराबर है, सॉरी दूसरा शब्द क्या है, साइड साइड एंगल। इसका मतलब कि दो साइड कोई भी मान लो, तो चलो साइड मान लो यहाँ से ए बी साइड बराबर हो गया किसके, इसके पी क्यू के। दूसरा ए सी जो भुजा है ये किसके बराबर हो गया, पी आर के। और कोण ए बराबर हो जाए, कोण ए बराबर हो जाए किसके, कोण ए बराबर हो जाए कोण पी के। तो ये किस थ्रू से होगा, ये दूसरी शर्त से बराबर होगा, इसका नाम है साइड साइड एंगल। ये बराबर हो गया। तीसरी शर्त पे अगर देखा जाए तो तीसरी शर्त में क्या दिया है, दो साइड दिया है, सॉरी तीसरी शर्त में क्या, एक साइड है दो कोण है, तो एक साइड ले लो अपने मन से, बीसी ले लो। अगर मान लो बीसी बराबर किसके हो गया, क्यू आर के, तो इसके कोण, अगर ये भुजा हम मान लिए और ये भुजा इसके बराबर जब कर दिए, तो ये कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण क्यू के। कोण सी बराबर होगा किसके, कोण आर के। तो ये भी सर्वांग होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक साइड बराबर है और दो एंगल बराबर है इससे। चौथी शर्त मान लीजिए कि सभी कोण अगर बराबर हो, सभी क्या हो, कोण बराबर हो। कैसे, मानो कि कोण ए बराबर हो किसको, कोण बी के बराबर हो, कोण बी बराबर किसके हो, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो किसके, कोण आर के। तो ये भी आपका सर्वांग होगा, क्यों, क्योंकि एंगल एंगल और एंगल तीनों क्या है, बराबर है। तो सर्वांग की टोटल 4 शर्तें होते। आपके पेपर में जो पूछा था केवल इतना ही लिखना था, यहाँ से यहाँ तक उनकी शर्तें आप लोग लिख दिए होंगे, नंबर मिल गया होगा इसका। जो लोग नहीं लिखे होंगे वो नहीं मिलते। दिक्कत ये है कि जो चेक करने वाले होते हैं उनके पास वो एक्सपर्ट चेक करने वाले नहीं होते हैं, मैथ के टीचर, उनसे उत्तर मिलाते हैं केवल। अगर उत्तर मैच किया तो सही है, और लगभग में आता है तो काट देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं सर चलता है कॉपी, चेक करने सर वाले सर को। मैथ की कॉपी कैसे चेक करते हैं, सर फिर से बताइए, मैथ की कॉपी कैसे चेक करते हैं लोग। अगर रियल आपको आंसर है तो उसको उत्तर मिलता है, नहीं आंसर है तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि इसको दूसरे तरीकों से लिखोगे तो भी वो सही है, लेकिन जो चेक करने वाले बैठते हैं वो जरूर नहीं कि मैथ का ही टीचर हो, इसीलिए दिक्कत होता है। नहीं तो लगभग में सारे लोग लगा कर आते हैं, लेकिन सबका नहीं नंबर मिलता है। सर ये तीसरा वाला बताइए, या ये वाला साइड एंगल। अच्छा देखिए, ये साइड 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 दिया है, भुजा ये वाला भुजा नहीं भुजा। सर, तीसरा वाला, तीसरा हाँ, वाला। हाँ वही बता तीसरा दीजिए। साइड एंगल एंगल, भुजा कोण हाँ कोण। ये सर, हाँ। बीसी, हाँ देखिए क्या है कि जिसके सामने अगर मान लो ये भुजा मान चुकी हो तो इस कोण को नहीं मानना है। तो अगर हम बीसी मान लिए हैं तो बीसी किसके बराबर किए हैं, क्यू आर के सर ए बराबर भी कर दिए। मान तो सर ये भी मान सकते हैं। तो जब ए बी को आप मानोगे तो इस कोण को छोड़ना पड़ेगा, तब कोण बी और कोण ए को लेना पड़ेगा। तो वही सर, अगर देख मान रहे हैं, लेंगे तो गलत तो नहीं होगा ना। नहीं मानना नहीं, गलत क्यों होगा, जब मान लो उससे मानना है आपको तो ऐसे दिखा सकते हो यहाँ पे। जी सर। तीसरी जब मान रहे हो ना, तब मान लो दिखाते हो कोण बी बराबर हो गया। अच्छा इसको दिखाना चाहते हो आप, क्या बोले हो, ए बी को, ए बी बराबर हो किसके, यही बोले हैं ना आप, यूपी। क्यू पी क्यू को, पी क्यू के। और उसके बाद से इसको ले लो ए सी, तो भुजा को, अच्छा इसको, हाँ इसको मान लिया है ना आप, तो इसको मानने पे इसको छोड़ दीजिए, तो कोण बी बच गया कोण ए। तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, और कोण सी हो गया कोण आर के। खत्म। जी तो ये सर। आपका क्लियर हो गया, ठीक है ज्योति। जी सर, अगर ऐसे हम ही इस लिखिए भुजा ना, को लिए मुझे हैं ए गलत हो बी, गया मेरा। देखिए फिर से आप ए बी जो यहाँ पे ए बी लिए हैं, मान लो ए बी हो गया, तो इसी के संदर्भ में इसको लिए हैं पी आर को, जी यहाँ पे हो गया पी क्यू को हो गया। उसके बाद से इस कोण को छोड़ देंगे, क्योंकि इस भुजा को लिए हैं तो इसको नहीं लेना है। अब ये कोण बनाएगा यहाँ से, तो कोण बी बराबर किसके होगा, ये कोण क्यू के। फिर इस कोण को ले लो, तो कोण ए बराबर किसके होगा, यहाँ पे लिख लो कोण ए, क्योंकि इसको लिए है ना। हाँ अब यहाँ पे लो, कोण ए बराबर किसके हो गया, कोण पी के। अब सही हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो, जैसा मन करे वैसे बना सकते हो इसको। क्लियर है, जी सर। बताइए। आ गया सर।
चलिए, तो ये इस पिछली बार की पेपर में पूछा था बैक वाले में, शायद इस बार भी आ जाए, चाहे जो भी हो, मतलब सर, ये ये आपका पूछा था त्रिभुज। सर हाँ पे पूछा था ये। चलिए, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता खत्म हो गई। अब आप लोग लिखिए समरूपता। संख्यांकी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब टोटल फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। दोबारा करा रहे हो क्या चैप्टर ये? ठीक। चलिए, इसको हटा दे रहे हैं। सर, इसको रामायण एकदम कहाँ हो याद। रही है? वो सीवी माई काम की हैं, उनके यहाँ हो रहा है। चलिए, तो सर्वांग समता में जब आपसे पूछेगा तो सर्वांग समता की शर्तें पूछ सकता है, या फिर दो त्रिभुज बना देगा, पूछेगा कि सर्वांग सम है कि नहीं है, तो तीनों शर्त बारी बारी करके मिला लीजिएगा, और तीनों शर्त मैच करता है तो सर्वांग सम है, नहीं मैच करता है तो सर्वांग सम नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है समरूप त्रिभुज। अगला जो टॉपिक है आपका समरूप त्रिभुज, ये आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक सुपर टेट में भी आता है, एक बार समझ लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज जो हमारा होता है, कल इसका हम डिफिनेशन लिखवाए थे ना समरूप त्रिभुज का, क्या लिखवाए थे बताइए तो, लिखिए। दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज का चित्र देखने में समान है, समान हो, समान पूछा हो, एक बराबर। लेकिन लेकिन बराबर ना हो। लेकिन उनकी, लिखो उसको, लेकिन उनकी भुजा कोण बराबर नहीं होती हैं, बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, उसे समरूप कहते हैं, उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। एक इसमें कंडीशन लिख लो, इस परिभाषा में जो लिखवाए एक गलत हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिखवा दिए कि डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे क्या है ना कि सर्वांग सम समरूप हो सकता है, क्योंकि देखो सभी सर्वांग सम, सभी सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं, समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन लेकिन सभी समरूप, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं, क्यों? सभी सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं, जैसे एक जैसे दोनों अगर बनाए हैं तो उसको समरूप हम कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे इस डिफिनेशन लिखवाया गया है कि दो त्रिभुज का चित्र देखने में समान हो, लेकिन लेकिन उनकी भुजा कोण बराबर नहीं होता है। तो ये जो शब्द है थोड़ा सा इसमें गलत ये है कि डायरेक्ट इसमें बता दिया है कि बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें हो सकता है, ये जरूर नहीं कि बराबर हो या ना हो। तो इसलिए इसमें दिखाया गया है कि सभी सर्वांगसम समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज है, दोनों दोनों सर्वांगसम है, तो इसको इसका समरूप कहा भी जा सकता है, समरूप भी कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन सभी, लेकिन जो सभी आपके समरूप होंगे, अगर मान लो ये इसका समरूप है तो ये जरूर नहीं कि ये क्या है, सर्वांगसम हो, ये कंडीशन है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। तो आपके एग्जाम में आएगा तो समझ आइएगा, यहाँ पे जब दिया रहेगा कि सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं तो टिक कीजिएगा, मतलब जिस ये सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप कभी सर्वांगसम नहीं हो सकता है।
इतना याद रखेगा, पेपर में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। चलिए अब इसका क्या है, सर्वांग समरूप त्रिभुज में क्या दिया है, समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करने के लिए देता है आपसे। ये लाइन किसी को ऐसा नहीं ना कि डिस्टर्ब कर रहा है समझने में, फिर से समझा दिया आप लोग बताइए तो। जो लोग भी जुड़े हैं आप, दिव्या, सरिता, निधि, नंदनी, सविता, नीलम, जयंत यादव, आजम, ज्योति, नेहा, ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकता है लाइन। आगे देखिए यहाँ पे क्या है समरूप त्रिभुज में, सर सभी सर्वांग मतलब जो सर्वांग सम समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। हाँ वही तो बताए हैं, यहाँ पे चित्र दिखाए है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताए तो हैं हम आपको कि अगर सर्वांग सम त्रिभुज है, मान लो ये सर्वांग सम, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो दिख ही रहा है तो समरूप भी कहा जा सकता है, इसको सर्वांग सम भी कहा जा सकता है, समरूप भी कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन होते यह नहीं है सर। अरे होगा क्यों नहीं, लेकिन ये नहीं है कि सभी छोटे, अगर मान लो हमने क्या बताया कि सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, जैसे मान लो दो पिक्चर एक जैसे देखने में हो सकता है कि उनके डायमेंशन भी सेम सेम हो, तो उसके जैसा कहा जा सकता है, मतलब उसको समरूप कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कहने का मतलब यह है कि सभी समरूप ही सर्वांगसम हो जाए, क्योंकि समरूप तो ये भी है, बड़ा त्रिभुज ये है, छोटा त्रिभुज ये है, तो इसका ये समरूप है, लेकिन इससे कहेंगे कि ये इसके बराबर है तो नहीं है, क्योंकि ये इसका सर्वांगसम नहीं है। सर्वांग सम का मतलब है सर्व अंग सम, मतलब सभी इसके डायमेंशन समान हो, तो क्या इसके डायमेंशन सब इसके समान है, नहीं है, तो नहीं होगा। लेकिन ये इसके दिखने में इसके जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसके समरूप कहा जाएगा, इसके जैसा दिखता है रूप में, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। ये लाइन याद कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको एग्जाम में, आएगा तो डायरेक्ट पूछेगा ये। अब इसमें क्वेश्चन कैसे था समरूप त्रिभुज में, देखिए आप लोग पूछता क्या है समरूप में, और ये क्वेश्चन छोटे नहीं, अच्छे अच्छे एग्जाम में देता है क्वेश्चन, एक बार समझ जाएंगे आप लोग तो हो जाएगा। पहला लिखिए इसमें आप लोग, अगर दो त्रिभुज दिया है ए बी सी, पी क्यू आर, देखिए यहाँ पे लिखिए इसका डिफिनेशन क्या है, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज की, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा अनुपातिक होती है, अनुपातिक होती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज दिया है ऐसे, तो इसमें भुजा के संदर्भ में दिया रहेगा, ठीक है सोनी, इसमें दिया है भुजा के संदर्भ में, जैसे क्या देगा क्वेश्चन, यहाँ पे मान लो ए बी बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी दे दिया है 4 सेंटीमीटर, हो सकता है इसका मान दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आपसे क्यू आर का पूछेगा कि इसका मान बताइए। बाकी कोणों का कोई चर्चा नहीं दिया रहेगा, इसी के जैसे ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, मतलब ये बताएगा कि ये दोनों समरूप त्रिभुज है, क्वेश्चन में देगा तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक है, तुम इसका डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, तो आपके पेपर में दे देगा कि दो त्रिभुज दे देगा और कहेगा कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, जिसकी ए बी बराबर इतना दिया है, पी क्यू बराबर इतना दिया है, बी सी बराबर इतना दिया है, तो क्यू आर का मान बताइए। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कोण का कोई जिक्र नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं लगता इसमें। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जब अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो इक्वल नहीं है, लेकिन उनकी भुजाएं क्या माना जाता है, अनुपातिक माना जाता है। वॉइस नहीं आ रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं सर, बताइए तो। सही है। नहीं सर।
नहीं सर सही है। आ रही वीडियो है बंद। आवाज तो अच्छे से आ रही है सर आवाज। चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, तो संगत भुजा कौन किसकी है? ए बी की संगत भुजा कौन है बताओ? ए बी की जो संगत भुजा है वो है पी क्यू, अर्थात ये हो जाएगा ए बी की जो संगत भुजा है ये क्या होगी? पी क्यू होगा। ठीक, तो इसको हम अनुपात में दिखा दिए। अगला, फिर बीसी का संगत भुजा कौन होगा? बीसी की संगत भुजा क्यू आर। देखो पहली बात, अगर जिस त्रिभुज का हम नाम लिए हैं, मान लो इसको पहले सेलेक्ट किए हैं, इसको अगर पहले सेलेक्ट किए हैं और इसको बाद में, तो हमेशा ऊपर वाला में इसी का पी क्यू दूसरे वाले का नीचे है, तो जब यहां से फिर इसका डायमेंशन नीचे, तो फिर यहाँ पर बीसी मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर, और फिर ये क्या हो जाएगा? क्यू आर इसका संगत भुजा इसके नीचे। फिर आगे देखो बराबर क्या होगा आपका ए सी। तो ये नहीं कि पी आर लिख के तब इसके बटा में करो, नहीं, जिसको पहले सेलेक्ट किए हो वही बटा में रहेगा। तो फिर क्या है? ए सी, और इसका संगत भुजा क्या है? पी आर। पी आर, तो ये एक तरह से रिलेशन होता है किसमें? भुजा के संदर्भ में। तो संगत भुजा की, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? अनुपातिक होती है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, इसको चाहे तो ये जरूरी नहीं कि इसी ऐसे ही पिक्चर बनाए, इसी प्रश्न को एक छोटा सा पिक्चर में दिखा सकता है, ऐसे भी इसको बना सकता है। कई बार क्वेश्चन में आपको आया होगा, ऐसा बना देगा त्रिभुज, और इसी में एक छोटा त्रिभुज बना देगा, कहेगा कि ये इसका त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज बना देगा ए बी और सी, ये बड़ा त्रिभुज हो गया, और छोटा कर देगा ए एम एन, तो दिखाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ये एंगल है, चित्र है समरूप का, ये समरूप है किसके? ए एम एन के, ए यम और एन के, तो ये इसके समरूप है। तो फिर इसमें भी लगाओगे संगत भुजा, मतलब ए बी, तब बटा में क्या हो जाएगा? ए एम, इसके जैसा। फिर ए सी, तब जाके ए एम, फिर बी सी, तब जाके ए एम एम एन। तो इसमें जो जो डाटा दिया था उसको पुट करके एक क्वेश्चन करवा देंगे, आपका डाटा मतलब सब सही सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको भी इग्नोर कीजिए आप, इसको नोट कीजिए आप लोग। हो गया? कर दी, ये आवाज भुजा, नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रहा है, रुक जाओ। एक मिनट, अब नहीं आ आ रही है रहा सर। है। अब आ रहा है ना? देखिए ध्यान हाँ रखना, आ रहा है सर, फिर से repeat दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात होती है, ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है, इस अनुपात में होता है। इसके प्रश्न हम दिखा दे रहे हैं, इसी प्रश्न करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, ये आपका इसका सूत्र था, अब हल करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए दिखाइए, यहाँ पे दिया है ए बी। अब ये प्रश्न में पहले ही वो बता के दिखाएगा आपको कि दोनों क्या है? समरूप है, दोनों समरूप है। ठीक है, तो समरूप है, तो यहाँ पे क्या दिया? ए बी, तो रखो ए बी का मान कितना है सूत्र में रखने पे, ये हम लिख नहीं रहे हैं अब। तो ए बी मतलब क्या? 8 सेंटीमीटर रखो। तो इसका अनुपात किससे है? इससे है, ये क्या हो जाएगा नीचे? 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है बी सी, तो बी सी का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसके जगह पे क्या दिया है? केवल और केवल एक्स, यहाँ पे रख दो एक्स। अब कटाओ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 4 दूनी के, तो यहाँ पे क्या बच गया? 2/1 इक्वल टू 2/x। अब इसका फिर इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2, कटा दो, तो x बराबर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। अर्थात इस भुजा का मान कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो बिना किसी समरूप त्रिभुज में ऐसे ही आता है। ठीक है, भुजा से भुजा का तुलना करके निकाला जाता है। हो गया क्लियर? है सर आ गया। हाँ, इसी पे एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी तैयार हो जाएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही आपके एग्जाम में आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में जरूर देता है क्वेश्चन। आ गया है टॉपिक तो करा दिए हैं। और देखिए इसमें क्या दिया है, ये तो आपका भुजा के संदर्भ में था। चलिए अब इसमें देखिए ऊंचाई में,
एक मिनट रुक जाओ, अभी लिखवा दे रहे हैं, इसको देख लें हम। अगला आप लोग देखिए, ऊंचाई के संदर्भ में देख लीजिएगा आप लोग, ये क्या है, ये कभी भूलना नहीं है संगत भुजा को। आगे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे बस आगे देखिए, ये जो फार्मूला लिखवा रहे हैं इसको लिख लो, ये पहला था। दूसरा है ऊंचाई के संदर्भ में, दूसरा है ऊंचाई के संदर्भ में। देखिए क्या ऊंचाई के संदर्भ में दो त्रिभुज बना देगा यहाँ पे, ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज यहाँ बनाएगा पी क्यू आर। अब इसको बराबर करने का मतलब ये है कि उस पर लंब खींचा है, परपेंडिकुलर, ऊंचाई बनाया है, इस पे लंब खींचा है उस पे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई जो यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे डी बना दिया, और यहाँ पे ऊंचाई दे करके और इसको m बना दिया। तो इसको इस ऊंचाई का नाम h1 दे दिया, इस ऊंचाई का नाम h2 दे दिया। अब क्या होगा, फिर वही पुराना पैटर्न हमारा होगा, इसमें भी संबंध क्या होगा, इसमें भी होगा संबंध जो आपका होगा ये भुजा के तौर पे ही माना जाएगा, अर्थात संगत। फिर यहाँ पे लिखोगे संगत भुजा, फिर यहाँ पे लिखोगे समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, संगत भुजा समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, होती है। बस ये रख दो। फिर क्या हो जाएगा, ए बी के बटा में कौन आएगा, पी क्यू। आगे ए सी, ये आगे पीछे हो सकता है, ए सी के में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। फिर ये क्या दिया है आपका, बी से डी, बी से सी, तो बी से सी का किसके बराबर होगा, क्यू से आर के, क्यू से आर के। अब इसमें अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ए से लेकर डी, जिसका हम ए से डी का डिस्टेंस दिए, ये किसके बराबर होगा, पी से एम के, पी बटा एम के। अर्थात इसी को लिख सकते हो आप, इसी को लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में दिखा दो, इसको h1 दिखा सकते हो और इसी को h2 दिखा सकते हो। प्रश्न कैसे पूछेगा अभी दिखाना है, इस रिलेशन को आप लोग लिख लो। देखो ये कहने का मतलब है, इतना बड़ा सा फार्मूला याद करने का मतलब नहीं। मान लो कि क्वेश्चन में दे दिया, ये भुजा दे दिया और ऊंचाई दे दिया, ये भुजा दे दिया और ऊंचाई पूछ दिया इसको, तो कैसे लगाओगे इसमें। तो इसमें यही दिखाया गया कि जिसकी जो जरूरत है उसको ले लो। मान लो इससे इसका तुलना करना है तो ले लो, इससे इसका तुलना करना है तो ले लो, चाहे इससे इसका तुलना करना है तो ले लो, जिसकी जरूरत पड़े उसी को ले लो। अभी एक प्रश्न करा रहे हैं, इस पे देखना कैसे प्रश्न आएगा, इसको लिख लो आप। मतलब सीधे से जानना है कि अगर ऊंचाई भी दे, सारा साइड भी दे, तो सब क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। एक जो आता है एरिया, वही एक स्क्वायर होता है। अब इस पे क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी हटा दें इसको, ये समझ गया ना आप लोग। सर रुक जाइए, स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, तब तक जब तक स्क्रीनशॉट लेंगे तब तक लिख लीजिए आप, बाद वाला काम नहीं लिख छोड़ना। लिया सर। तब क्या स्क्रीनशॉट लेंगे। थर्ड का क्लास चलेगा, प्रैक्टिस वाले क्लास के बाद में चलेगा, सारे लोग ज्वाइन कीजिएगा उसमें। फिर से शुरू से पढ़ाएंगे, जिन लोगों का छूट गया है शुरू से पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए इसका प्रश्न कैसे आता है, इसमें इसका फायदा क्या है पढ़ने का। प्रश्न देता है आपका, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज जो दिया है, जो दिया है, ए बी सी, पी
क्यू आर, इसको डी मान लो, इसको एम मान लो, ऐसा दिया है। ठीक, अगर मान लो दिया है ए बी बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर, कामा ए डी बराबर दिया है, ए डी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे दे दिया है ई क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो पी एम का मान बताइए। देखिए आप लोग, इसमें क्या दिया है, कुछ विशेष नहीं दिया। ए से लेकर के बी का दूरी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या, ए से लेकर डी ये वाली दूरी, ये कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, पी से क्यू की जो दूरी दिया है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पी से एम की यहाँ पे आपके H2 का मान पूछ दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो हमने बताया था ना कि जब दो पहले ही प्रश्न में बता देगा कि दोनों समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज की दोनों संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो जो जिसके संगत में, क्योंकि तुलना करने के लिए हमको चार चाहिए, बटा में इधर चाहिए, फिर बटा में उधर चाहिए, बराबर करने के लिए। तो हमको अनुपातिक राशि मिल गई। जो बड़ा सा भुजा लिखवाए थे, बताए थे ना कि जिसमें भी सेलेक्ट करने को मिल जाए वो ले लो। तो यहाँ पे ए डी, चलिए, तो ये क्या है, ए बी, ए बी के बटा में कौन हो जाएगा, पी से क्यू, और उसके बाद से क्या तुलना करना, ए से लेकर डी, ए डी किसके होगा, पी से लेकर एम, पी से एम। तो संगत भुजा क्या हो जाएगी आपकी, ये इसका क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। पूरा कुछ सबका मान, ए से लेकर डी कितना है, 8 सेंटीमीटर पूरा। ए से लेकर डी ऊंचाई नंबर पहला कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और ये आपका इसका ये यही होगा, पी से लेकर ठीक है, H2 ऊंचाई नंबर दूसरा। अब यहीं से निकाल लो, काम खत्म। बस इन्हीं का संदर्भ में हम निकाल दिए हैं। ठीक है, इसको निकाल लीजिए आप। तो 4 से कटाइए, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 4 के 12। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H2, तो गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 2H2, और इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या था 3 बचा है, तो 3 छक 18 सेंटीमीटर। फिर कटा दिए 2 से 2 9 18, तो H2 ऊंचाई नंबर दूसरा जो है कितना, 9 सेंटीमीटर। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है, हो सके आपके एग्जाम में ना दे, लेकिन टेट सुपर टेट में देगा, और ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए, एक वृत्त के संदर्भ में ऐसा बनाकर देता है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार में, इसी बार में पूछा गया था। उस क्वेश्चन को हम पिछली बैच की क्लास में नहीं करा पाए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था हमको, छूट गया था हमसे, क्योंकि हम राजन और पवन पढ़ाए थे, उसमें वो क्वेश्चन दिया ही नहीं था और छूट गया, एग्जाम में भी आ गया वो। चलिए, तो ऊंचाई के संदर्भ में दे तो ये सारा, इसमें स्क्वायर का अभी कोई झंझट नहीं है, केवल सारा भुजा को ही लेकर के अनुपातिक में लगा लेना है, और जिसके साथ जिसका कॉम्बिनेशन बैठता है बैठा करके लगा लेना है। हो सकता है कि यहाँ पे इस भुजा का दिया है, अब क्या करता है, ये भुजा दे दे और ये देता, मतलब BC दे देता और ये हाइट दे देता, QR देता और ये हाइट पूछता, इसमें रिलेशन पूछता, तो कोई घबराने की बात नहीं। इस भुजा को ले लो, BC को, और इसके बटा में कर दो इसको, फिर इसकी हाइट ले लो, इसकी बटा में इसकी हाइट कर दो। मतलब जिसको पहले सेलेक्ट करोगे उसको हमेशा पहले रखना है। जैसे इस वाले में हम पहले रखे, तो AB को पहले, तब दूसरे में इसका नाम, फिर AD, तब इसमें इसका नाम, खत्म। आगे सबको संदर्भ में। और कोई ऐसा है जिसको नहीं आया समझ में, मोहिनी यादव, नंदनी? सर काट के दोबारा बता दीजिए, जो आपने यहाँ से काटा है 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। समझ जाओ, A से B का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे आएगा 12 सेंटीमीटर। A से D मतलब ऊंचाई नंबर पहला है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ये दिया है कितना, हाइट H2 रख दो। अब देखो, इसका भाग में तो कटा सकते हो, तो कटाओ इसको, 4 से कटाओ, 4 दूनी के 8 और 4 के 12, इसका मतलब 2/3 हुआ। तो अब इसका इसमें गुणा करोगे, क्रॉस गुणा करते हो ना, तो 2 का इसमें गुणा करो तो 2H2 हो गया,
2h2 हो गया, फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो 6 और गुणे 3 सेंटीमीटर रहने दो। अब देखो 2 से काटो इसको, 2 तिहाई 6 और 3 ते लिखे 9, तो h2 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गया वंशिका? क्लियर है? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका याद करने का एक तरीका बताएंगे, एक ही शब्द में याद कर लोगे। अभी समझा रहे हैं ना, क्योंकि डिटेल समझ जाओगे तो सिंपल आसान रहेगा। तो समरूप त्रिभुज है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने भुजा के संदर्भ में देख लिया, ऊंचाई में मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऊंचाई भी आएगा तो संगत भुजा मान के लगा लेंगे इसको। अब आता है एक क्षेत्रफल के संदर्भ में। यही एडवांस मैथ में आता है, क्षेत्रफल के संदर्भ में कैसे आता है देखिए। सीधा प्रश्न करा रहे हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज में पहले का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुज दिया है, एक दोनों का क्षेत्रफल पूछा गया है, एक का दिया और उसमें हाइट में रिलेशन दिया है। इसका फार्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन देखिए आप कैसे लगाएंगे इसको। हमने आपको दो समरूप त्रिभुज जब पढ़ाया है तो क्या क्या रिलेशन समझा दिया है आपको। सर ऊंचाई कितना है? क्या हुआ? ऊंचाई कितना है? क्या चीज? सर ये ऊंचाई कितना लिखे हैं, कितना सेंटीमीटर अच्छा, है ये? एक 4 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। जी सर। चलिए, तो हमने देखो समरूप में अब तक क्या पढ़ा है, सबका रिलेशन सारे लोग जानते हो। मान लो ए दिया हो, बी सी, पी क्यू आर, इसका मान लो ए से डी पे टच करा है और इसको एम पे, तो क्या क्या रिलेशन समरूप में दोनों में समझे हो। पहली तो सारा साइड जानते हो, मतलब ए बी का अनुपातिक किससे होगा, पी क्यू से होगा, ठीक। उसके बाद से ए सी का जो अनुपात होगा तुलना करना, ये किससे हो जाएगा, पी आर से तुलना कर लेंगे। अच्छा, बी से लेकर जो सी का तुलना करना है वो करना है क्यू से लेकर आर के बीच में करना है। और क्या पढ़ाए हैं, ऊंचाई नंबर पहला, मतलब ऊंचाई नंबर इसको h1 डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक, इसको h1 लिखते हैं और इसको h2, समझ जाओगे ना। ये वाली हाइट इस पे अगर लंब डाला गया तो ये ऊंचाई h1 माने हो और ये ऊंचाई क्या है, h2 है। इतना रिलेशन तो आप लोग जानते हो, मतलब जिसके मान लो इससे इसका कॉम्बिनेशन बनाना है दोनों को ले लो, इससे इसका बनाना है इसका ले लो, मतलब जिससे जिसका चाहे वो तो सिमिलर दिया है। लेकिन अब इसमें जिक्र हुआ है क्षेत्रफल को लेकर के, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखोगे अपने मन से A1/A2, ये लिख लेना आप लोग, A1/A2 और इसका कर दो स्क्वायर और इसका भी कर दो स्क्वायर, एकदम फार्मूला तैयार। पूरा समरूप इसी में खबर, जितना अब तक समरूप के बारे में पढ़े एक ही सूत्र में पूरा हो गया कवर। ये शायद जल्दी ना मिले कहीं, देख लीजिएगा क्या दिया है यहाँ पे, सारा भुजा अनुपातिक रहेगा, ऊंचाई अनुपातिक रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या रहेगा, वर्ग के संदर्भ में रहेगा। अगर ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल से, मान लो इस प्रश्न में क्या दिया है कि दोनों रिलेशन दिया है, ऊंचाई और क्षेत्रफल को लिया है, इन सबका बात नहीं किया है, तो आप भी किसी का बात नहीं करोगे,
ऊंचाई और क्षेत्रफल को अपने मन से लोगे, उसी पे लगा दोगे। जैसे हल करते हैं अब यहाँ पे, तो हल करेंगे तो इसमें देखते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब A1 का मान दिया है, यहाँ पे लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है वहां पे, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। चलो A1 का मान दिया है, कितना दिया है, पहले नंबर का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 मतलब दूसरे का क्षेत्रफल, x मान लो नहीं दिया है। पहले वाली की ऊंचाई दिया है H1, कितना दिया है जी, 4 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का ऊंचाई दिया है H2, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। बात बन गई। अब हम इसी फार्मूला में सेलेक्ट करेंगे समरूप त्रिभुज का जब जिक्र किया है, तो दोनों को सेलेक्ट, किसके किसमें, ऊंचाई और क्षेत्रफल को हमको लेना है। तो यहाँ से ऊंचाई ले लो, यहाँ से क्षेत्रफल ले लो, इन दोनों फार्मूले को लेकर वहां पर रख दो, चाहे यहीं पे रख लो, यहीं पे हल कर लो। इसी पे रखते हैं तो H1 अपान H2 का रिलेशन बनेगा किससे, A1 का स्क्वायर अपान A2 के स्क्वायर से। रखो, चलिए यहाँ पे रखिए। H1 का मान कितना दिया है, हाइट नंबर फर्स्ट, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 रखेंगे। H2 का मतलब क्या दिया, हाइट नंबर दूसरा 9 दिया है, रखो यहाँ पे। A2 A1 का स्क्वायर, A1 क्या दिया 36, इसी का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 36 गुणे 36। दूसरा क्या है A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर रहने दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे कटाना है इसको, तो सारे लोग जानते हैं कि इससे इसको कटाया है। अगर किसी को डाउट है कटाने में तो कुछ मत करो, सीधा से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4A2 का स्क्वायर, ये मिलेगा ना, और इसका इसमें गुणा कर दो, तो हो जाएगा 9 गुणे 36 गुणे 36। अब कटा लो, 4 से कटाओगे 36 को तो 4 9 36 मिलेगा, इससे इसको कटाओगे 4 9 36, तो क्या मिला, 4 से यहाँ पे 9 मिल गया। तो A2 का जो मेरा स्क्वायर है वो क्या मिला, 9 गुणे 36। तो 36 को तोड़ दो 6 गुणे 6 में, 6 गुणे 6 में, क्यों तोड़वाए हैं बताते हैं अभी। अब ये A2 का स्क्वायर है तो A2 निकालना है हमको, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो सबको करणी में कर देगा। इसका मतलब कि A2 का जो मान आया है वो करणी में क्या हो गया, 9 गुणे 6 गुणे 6। अब देखो क्या क्या बाहर निकलेगा, इसमें से 9 बाहर निकल जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, जाओ। चलिए तो यहाँ पे 9 निकल जाएगा, क्योंकि जोड़ा है तो 9 निकल गया, और यहाँ पे 6 है, इसका जोड़ा तो 6, तो 6 9 क्या होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, आप लोग मिला लो इसको एक बार। सर हाँ ज्योति। सर ये जो A1 लिखे हैं, हाँ सर ये जो A1 अपान 2 करके लिखे, यही बता दीजिए, फिर से एक बार दीजिए। वो फार्मूला है, ये सर अपने मन से रखना पड़ेगा। क्यों मन से रखोगे आप, यहाँ पे दिया नहीं है फार्मूला में, क्या दिया है यहाँ पे। जी सर जी। ठीक है दिव्या, हाँ सर। नीलम समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, इस सबका रिलेशन लिखवा दिए एक ही बार में, समरूप का पूरा खत्म कर दिए इसी पे। ये भुजा के संदर्भ में देखो, भुजा में और हाइट में यहाँ तक संबंध था, और एक क्षेत्रफल में इसका वर्ग में संबंध होता है। तो हमने ये बताया कि जिसका जहां आवश्यकता पड़े उन दोनों को इसमें से ले लो। तो इस वाले प्रश्न में हाइट और क्षेत्रफल का जिक्र था, तो हमने इस फार्मूला में उन्हीं दो टॉपिक को लिए हैं, हाइट और इसका यहाँ पे मानो जो लिखा गया, अभी इस वाले दोनों को लेकर के यहाँ पे लिख दिया गया है, खत्म। अब हम क्या किए हैं कि इसी में इसका मान रखें। हाइट नंबर फर्स्ट कितना दिया था, इसमें दिया गया पहला का 4 है तो 4 रखो, दूसरे का हाइट 9 है तो 9 रखा गया है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, फिर देखो एरिया नंबर फर्स्ट का स्क्वायर, तो एरिया नंबर मेरा फर्स्ट क्या है 36 है, तो 36 का स्क्वायर 36 है ना, तो इसका हमारा फार्मूला क्या है A1 का स्क्वायर, इसका मतलब 36 गुणे 36। तो यहाँ पे वही 36 गुणे 36 हम लिखे हैं। नीचे A2 मतलब दूसरे वाले का एरिया आपसे पूछा है तो उसका नाम रखोगे A2, स्क्वायर है तो रखो, क्योंकि सूत्र में ही A2 का स्क्वायर है और दोनों का स्क्वायर के संदर्भ में रख दिया हमने। अब इसको कटाने की बारी आई, तो अगर मान लो पहले ही जानते तो यहीं से आप इसको कटा लेते, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे डायरेक्ट ऐसे कटा क्यों दिया है, तो कटाओ, इससे इसका गुणा करो, तो जब इसका गुणा करेंगे क्रॉस मल्टी तो 4A2 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसका नाम खुद है A2 का स्क्वायर, और 4A2 का स्क्वायर इसमें गुणा हुआ, इसमें जब गुणा हो रहा है तो 9 गुणे 36 गुणे 36 मिला, इस 4 का गुणा इस 36 में करोगे तो 4 9 36, यहाँ पे क्या बचेगा 9, तो A2 का स्क्वायर क्या होगा 9 गुणे 36। तो अभी इस 36 को भी तोड़ दो 6 गुणे 6 में, तो क्या हो गया 9
गुणे 9 गुणे 6 गुणे 6। अब a2 का स्क्वायर है, हमको चाहिए मान किसका, a2 का। इसका मतलब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या जगह रूट में बन जाएगा, तो रूट में बना तो 9 गुणे 6 गुणे 6, तो रूट से बाहर कौन है, इसका जोड़ा है। इसमें से 9 निकल गया, एक 6, तो 6 9 54, तो दूसरे वाले का डायरेक्ट कितना क्षेत्रफल आ गया, 54 आ गया। अब बताओ सर ये क्वेश्चन टेट का है या जो है नॉर्मल सेकंड सेमेस्टर का? जैसे ये समरूप त्रिभुज हम बताए हैं, ये टेट से कोई मतलब नहीं है। आपका जो त्रिभुज चैप्टर पढ़ा था सर्वांगसम की शर्त, अगर सर्वांगसम पूछेगा तो शर्त पूछेगा, उनका काम खत्म। दूसरा शर्त, दूसरा कंडीशन है समरूपता की। तो समरूपता के मतलब यहाँ से इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, और चाहे वो टेट में पूछ दे, चाहे सुपर टेट में दे, चाहे आपके एग्जाम में क्या आया था वो क्वेश्चन अब बताने जा रहे हैं, आता है। और इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए कि समझ में नहीं आया है। ये छोड़ा मत कीजिए आप लोग। पेपर क्या बनाएगा, वही पिछली बार भुगते थे सर लोग। पेपर क्या देगा हम क्या जानते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, पढ़िए, नहीं समझ आता तो पूछिए। इसमें ये समरूपता का बस एक ही टॉपिक है, इसमें यही तो दिखाए हैं कि सभी भुजाओं का अनुपातिक और ऊंचाई सब एक साथ रहते हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल स्क्वायर में आ जाता है। देखो आप लिखे हैं ये सारा भुजा, देखो इससे इसका अनुपात लिखे हैं, इससे इसका लिखे हैं, इससे इसका लिखे, ऊंचाई का ऊंचाई में लिखे हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात सर आता ये जो है आपने तो फॉर्मूला लगाया है, हाँ, ये इसी सूत्र में मतलब इसी सवाल बस में लगेगा कि और भी सवाल में? सारे सवाल में लगेगा, अगर समरूप का होगा तो। वो प्रश्न में पहले ही बोलेगा कि ये दो समरूप त्रिभुज है जिनका क्षेत्रफल ये दिया है, ये दिया है, और उनकी एक एक भुजा दिया है, तो ये बताइए। चाहे अगर मान लो यहाँ से हाइट से पूछा है, अभी हो सकता है कि इन क्षेत्रफल का क्वेश्चन इसके भुजा से बना के दे। इसी में पूछता कि दो समरूप त्रिभुज में जिनका पहले का क्षेत्रफल इतना है तथा एक पहले वाले का एक भुजा दिया है 36, और इसी के समरूप इसका भुजा दिया है 9 दिया है, तब इसका एरिया बताओ, तो भी वही आता। क्योंकि जब हाइट भी उसी अनुपात में जिस अनुपात में भुजा है, तो क्या होता है, यहाँ पे भुजा इसका मान दे देता, फिर इसका, तो इसका बटा इतना करते हैं, फिर एरिया का बटा में एरिया का स्क्वायर कर देते, काम खत्म। यही दोनों उठा लिए हैं। ये आप एक ही बार में याद करो, कहीं इसको साइड में लिख दो, सभी भुजा का अनुपात हाइट का अनुपात यहाँ तक तो सेम है, लेकिन क्षेत्रफल इन सब का क्या होता है, 2 गुना होता है, स्क्वायर होता है, इन सब का स्क्वायर होता है। हो गया। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आया ना ये, अब समझ में नहीं आया तो हम इसलिए कुछ कर सर लेंगे। आधा तो समझ में है, आधा नहीं समझ में आया है। कहाँ समझ में नहीं है ये बता दीजिए हमको। सर इसी तरह का और दूसरा कोई सवाल सर बता देते अगर तो बिल्कुल क्लियर हो जाता। अच्छा देखिए अभी बता रहे हैं, ये सब अच्छा लोग नोट हो गया इसका, अभी बता रहे जी। हैं। देखो प्रश्न है ये, लिखो, यदि समरूप त्रिभुज में, यदि समरूप त्रिभुज में त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है तथा संगत भुजा क्रमशः MN बराबर दिया है 4 मीटर, MN बराबर लिखो 2 मीटर, 2 मीटर तथा BC बराबर दिया है 4 मीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न एकदम बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़ा सा फंसाया गया है यहाँ पे ये कि इसके पिक्चर को हम क्या किए हैं कि एक ही में मिला दिए हैं, और इसीलिए क्या है, इसी चीज को समझना है। अच्छा ये जो ये पिक्चर यहाँ पे बना है, ये दोनों को एक ही पे चिपका दिए हैं। कैसे चिपका के बना है, जैसे यहाँ पे देखो ABC मेरा ऐसे हो गया, और एक छोटा सा त्रिभुज A है जिसका नाम है AMN, और ये त्रिभुज है ABC। अगर इसी को, इस फोटो को इस पे चिपकाते तो कैसे बनता,
बताओ समझ में आ गया। तो इसमें दो फोटो बनाया गया है और ये समरूप बताया गया। पहले ही प्रश्न जब इस प्रकार के देगा तो पूछेगा कि दोनों समरूप है, वो बात पहले बता देगा आपको। तो यदि समरूप त्रिभुज में दिया है ना ए एम एन, इसका मतलब समझो ए एम एन, छोटे वाले का क्षेत्रफल दे दिया कितना 16 मीटर स्क्वायर, तथा इसकी संगत भुजा चाहे तो इससे ले सकता था, चाहे तो इसको मिला सकता था, चाहे तो इसको मिला सकता था, चाहे तो इनकी हाइट मिला सकता था, ऐसे करके हमने सबका एक ही साथ रिलेशन लिखवा दिया था ना कि सबका संगत भुजा और हाइट सबका संगत सेम होता है, केवल उसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ये तो एक ही बार एक बड़ा सा फार्मूला लिखा है, उसी को समझना था। जिसका जिसका काम है उसको ले लीजिए वहां से। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे। चलिए तो इसमें रखिए। अब यहाँ पे लिखोगे फार्मूला के हिसाब से। क्या फार्मूला आप लोग पढ़े हो, संगत भुजा समानुपातिक होता है। तो इससे हमको तुलना सबसे पहले किसको लेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले को। तो हम सबसे बड़े से छोटे को तुलना करते हैं। तो बड़े का मेरा क्या हो जाएगा, बी और सी, क्योंकि दिया है ना यहाँ पे बीसी से लिया, तो बी सी। अच्छा इसके संगत भुजा कौन है, तो छोटे वाले में क्या हो जाएगा, एम से एन। अच्छा यही प्रश्न में अगर ये बात ये दोनों ना लिखे, ऐसा लिखता कि ए से लेकर बी की दूरी दिया है इतना और फिर ए से लेकर के और बी एम का दिया, तो क्या मतलब, वही बात है, पहले बड़े वाले को लोगे तब छोटे वाले को लोगे। तो इसका मतलब इसके संदर्भ में दिया है तो बड़ा वाला बीसी और इससे ऊपर MM। अब एरिया नंबर फर्स्ट, तो इसका भाई तो स्क्वायर में कॉम्बिनेशन बना है, और एरिया नंबर सेकंड इसका तो स्क्वायर में। सूत्र लिखवाए थे तो इस बात को लिखवाए थे, उसमें था कि नहीं था, क्या बताए थे, सारा संगत लिखवा के लिखवाए थे कि H1 अपान H2 लास्ट में, और फिर A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर, बाकी सारा संगत लिख लो यहाँ पे। तो हमने कहा कि जब ऊंचाई से संबंध दिया था तो इन दोनों को लेकर लगाए थे। अब क्या भुजा से संबंध दिया तो भुजा को लेकर लगाओ। तो भुजा से क्षेत्रफल लगाया तो इसको मिला दिए हैं। लो बीसी मेरा कितना दिया है, 20 से 4 दिया है, रखो 4 सेंटीमीटर। एम से लेकर एन मेरा कितना दिया है, एम से 2 मीटर, रखो 2 मीटर। A1 का स्क्वायर, A1 मेरा कितना था, A7, A1 का मतलब सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे जो A1, अब बताओ आप लोग A1 किसका क्षेत्रफल है, A1 इस सूत्र के हिसाब से किस वाले का क्षेत्रफल है, और A2 किस वाले का क्षेत्रफल है, बताओ। इसको ना देखो, ये फार्मूला के हिसाब से बताओ कि इसमें बात किसके लिए लिखा गया है। वो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का लिखा गया है, क्यों, क्योंकि सारी बातों को पहले प्रायोरिटी फर्स्ट को दे रहे होते तो ऊपर क्षेत्रफल भी किसका होगा, फर्स्ट का होगा, यही बताना चाहते थे। अगर बीसी तुम बड़ी वाली भुजा को लिए हो, इसी के बाद छोटा एमएन लिए हो, तो जब एरिया का बात करोगे तो पहले बड़े वाले का एरिया बात करोगे तब छोटे वाले का एरिया बात करोगे। अगर इसी का हम शुरू से ही उल्टा लिखते, मतलब पहले इसको लिखते तब इसको लिखते, तब छोटे वाले का क्षेत्रफल तब बड़े वाले का लिखते। लेकिन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि A1 मतलब बड़े वाला का तो हमसे पूछ रहा है किसका, ABC, और यही बड़े वाला A1 है तो इसको वैसे ही रहने दो। इसका मतलब ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर कहने का मतलब कि छोटे वाले का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा से छोटा लिख रहे हैं फिर बड़ा से छोटा, तो छोटा का क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है इसका तो 16 गुणे 16 दो बार लिखो, 16 मीटर गुणे 16 मीटर हुआ। इससे इसको कटा सकते हो, कटाओ, 2 दूनी के 4, इसको मीटर करो। यहाँ पे क्या हो गया, 2 मीटर इजिकल टू A1 का स्क्वायर, और बटा में क्या है 16 मीटर इंटू मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर कट गया यहाँ पे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 गुणे 16 का, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 16 गुणे 16 मीटर स्क्वायर, और ये क्या है A1 का स्क्वायर। जब A1 इसमें आएगा तो इसको रूट में करेगा तो करो रूट में, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको रूट में करेगा तो 2 गुणे 16 गुणे 16, इसको हो गया रूट में, और क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर। इससे बाहर कौन निकलेगा, 16 एक निकलेगा, तो 16 को निकाल दीजिए, और इस 2 का जोड़ा नहीं है तो उसको ऐसे रहने दीजिए। तो 16 और रूट में 2, और ये क्या हो जाएगा मीटर के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा A1। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब बताओ क्लियर आ रहा है, बोलिए, नहीं आता तो बोलिए, रिफ्रेश करें इसको। क्लियर है सर। सर आप ठीक है।
सर आपकी तरफ से आवाज म्यूट है। अच्छा हाँ, सही बताइए आप, इसलिए नहीं आ रहा है जी, कब से म्यूट है हमको ही नहीं पता। यहाँ पे देखिए, अब इसका यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टी, इससे जब इसको कटाए तो यहाँ पे 2 हो गया, ये A1 का स्क्वायर हो गया 16 गुना 16 होगा, इसका तिरछा गुना इसमें करोगे और इसका इसमें, तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 16 गुणे 16। तो इसमें से जब इसको इस स्क्वायर वाले 2 को इधर लेकर आओगे तो रूट में हो जाएगा, तो बाहर कौन निकलेगा 16 गुणे 16, तो एक 16 निकलेगा, इस 2 का तो जोड़ा नहीं मिला तो रूट में तो वैसे ही रह जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर, तो A1 का क्षेत्रफल इतना आ गया। तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल पता चल गया आपको, बड़े वाले का A1 का मतलब हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 16 कड़ी में 2 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या अलग है जो समझ में नहीं आया आपको, बताओ, क्या हमने कुछ अलग किया इसमें? एक ही जो बड़ा सा फार्मूला लिखवाए हैं, कौन सा फार्मूला देख लो, फिर से लिखवा दे रहे हैं, तुलना कर लो अभी, A से B किसके बराबर होगा, ये वाली भुजा का तुलना इस छोटे वाले से करोगे, अर्थात A से M को करोगे, इस बड़े वाले का तुलना मतलब A से C का तुलना किससे करोगे, A से N का करोगे, इस बड़े वाली भुजा BC का तुलना किससे करना है, M से लेकर N से करना है। अगर गलती से इसमें हाइट होता, अगर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दूरी को H1 बोलता, वो H2 बोलता, और इसी से लेकर यहाँ तक मतलब बड़ी दूरी को यहाँ से क्या बोलता, हाइट नंबर फर्स्ट बोलता, तो इसके आगे दिखाते पहले वाली की ऊंचाई H1 और फिर जाके दूसरे वाले का ऊंचाई H2, अगर क्षेत्रफल इसी में ऐड करता तो बड़े वाले का मतलब A1 का स्क्वायर और छोटे वाले का A2 का स्क्वायर, यही तो रिलेशन लिखवाए हैं आपसे, बड़ा लिखवाए हैं, जिसका जब जरूरत उसको उठा के लिख दो, तो पूरा समरूप त्रिभुज इसी के अंदर आ गया। ठीक है, तो इतना इसको डिटेल पढ़ाया, चाहे वो टेट में दे, चाहे सुपर टेट में दे, चाहे आपके एग्जाम में दे, इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, जब क्वेश्चन देगा, जब कोई मीटर में दिया दूसरा सेंटीमीटर दिया, तो ये मीटर सेंटीमीटर मिला लेना एक साथ में, मतलब अगर 100 सेंटीमीटर लाया तो उसको सेंटीमीटर को मतलब मीटर को सेंटीमीटर में डालना तब लगा लेना। अभी बताओ कोई दिक्कत है, ये फार्मूला एक ही लिख लो, एक ही फार्मूला ही है इसमें, इसी फार्मूला का रखो, इसी पे घुमा घुमा के प्रश्न बनाएगा। सर जैसे आपने ये फार्मूला भी बनाया है, जिस अभी हाँ। आप बता रहे थे कि मतलब A1 और इसको थोड़ा सा बता दीजिए तो मैं नोट डाउन कर लूँ, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो एक बार मैं रिपीट कर लूंगी। अरे तो हम तो बता ही रहे हैं यहाँ पे कि जैसे इस बड़े वाले का जो क्षेत्रफल का, इसको जो क्षेत्रफल का जो मतलब अनुपात होता है ना, ये स्क्वायर में होता है भुजाओं के संदर्भ में। जैसे मान लो इस वाले का भुजा है, तो अगर इसका एरिया जब देगा तो इसका अनुपात एरिया में एरिया का स्क्वायर में देगा। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे A का स्क्वायर, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया A का स्क्वायर और छोटे वाले का A2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो प्रश्न में देगा, जैसे इसमें दिया था कि AM का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये A2 की बात कर रहा है, छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना दिया है 16 दिया है। तो जब A2 का मान खुद 16 है और फार्मूला दिखा है A1 A2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब A2 का जब स्क्वायर करोगे तो 16 गुणे 16 करोगे, 16 को 2 बार लिखोगे, यहाँ पे लिख के दिखाया भी गया था A2 16 गुणे 16 2 बार हुआ है। वैसे जब A1 का स्क्वायर है, आज आपको मान निकालने की बात करें तो पेपर में ऐसा मत करना कि A2 का स्क्वायर का ही मान निकाल कर चले आना, तो गलत हो जाएगा। A1 का मान पहले वाले का है, इस स्क्वायर को गायब करना है, मतलब इसको उधर ले जाकर इसको रूट में बना करके निकाल लेना है। ऐसे रूट में देखो यहाँ पे क्या है, A1 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो इस स्क्वायर को निकालने के लिए जब उधर भेजे हैं तो A1 का ही तो मान निकला, पहले वाले का एरिया आया है, उसको क्या करते ये हैं सर क्लियर हो गया, लेकिन आपने अभी ये जो सूत्र बढ़ाया है मतलब फार्मूले को, हाँ जैसे वो त्रिभुज में F1 किया हाँ हाँ, अभी आपने बताया है ना, वो थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि समझ जाए। ये हाइट है ना, ये हाइट जब जी हमेशा हाँ। हम बड़े वाली की बात करते हैं, हमेशा बड़े वाले को बात कर, बड़े से छोटा पर तुलना कर रहे हैं, तो हम हाइट में इससे लेकर इसका थोड़ा तुलना करेंगे, ये तो छोटी ऊंचाई होगी तब बड़ी ऊंचाई, तो फार्मूला हम पढ़ा रहे हैं आपको बड़े से छोटे की तरफ, आप हाइट में ले जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ, तो गलती हो जाएगा, सीक्वेंस अनुपातिक होना चाहिए। तो इसीलिए हमने बड़े की हाइट इसको H1 माना है, किसको, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को H1 मतलब पहली, और उसके बाद से तब इसका लिखा है दूसरा। ठीक है, नोट कर लो। मतलब जैसे सर सूत्र मतलब क्वेश्चन पे अगर हमारे ऊंचाई हो आता गया है सर, तो फिर आगे कराइए। H1 और H2 में काउंट करेंगे। आगे कराइए सर, हो गया। बस ये हो गया खत्म, समरूपता का ये खत्म हो गया। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन दिया था पिछली बार वो हम बता रहे हैं, उसको भी तैयार कर लीजिए आप।
दो टाइप है, दोनों को तैयार कर लीजिए। एक पे क्वेश्चन दे दिया था, इस एक पे एक बार क्वेश्चन आएगा। इसको हटा रहे हैं, यही फार्मूला फिर से सोचते रहना, घर पे आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार। सर स्तंभाकृति क्या होती है? क्या बोलिए बोलिए तभी सुनाई देगा। क्या बोल रही हैं? समाकृति स्तंभ आकृति बोल रही हैं वो। स्तंभ आकृति होती है। स्तंभ आकृति वो बारंबारता में नहीं दिया है ना। स्तंभ नहीं होता। समरूपता या सिमिलर ट्रायंगल बोला जाता है इसको इंग्लिश में। जैसे दोनों का दो का तुलना करेगा तो समझ आना कि इसी का है और कुछ नहीं। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा। बार बार एक क्वेश्चन आप लोग फंस जाते होंगे, अब तुरंत समझ में आ जाएगा कि आखिर वो कहता क्या था। तब देखो, आपके पेपर में शायद एक क्वेश्चन दिया था, लिखो इसको तो। एकदम ये फिक्स डाटा है, एकदम जो लिखवाने जा रहा है एकदम फिक्स है ये। चलिए, ये कहता क्या है, यदि वृत्त की जीवाएं यदि वृत्त की जीवाएं AB तथा CD AB तथा CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती हैं, बिंदु P पर काटती हैं तो AP इंटू PB बराबर होगा CP इंटू PD के। इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार दिया था। चलिए देखिए क्या क्या दिया है। AP A से लेकर P, इसका P से रुक जाओ, A से लेकर P यहाँ पे दिया है। चलिए, तो ये जो रिलेशन है इसको याद कर लीजिएगा। एक बार बड़े वाले का फिर छोटे वाले पे आओगे, एकदम फिक्स रहता है। A से लेकर P, अगर इसको एक बार बड़े पे आए हो, जैसे मान लो A से लेकर P तक आए हो, तो एक बार पूरा दूरी चलना है और फिर इसके आधा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर एक बार P से लेकर A तक चले हैं और फिर इसी में P से लेकर B तक चलोगे। ठीक, फिर ये बराबर होगा किसके, यहाँ पे एक बार पूरी दूरी P से लेकर के C पर और फिर इसका आधा P से लेकर के D पर। ये जो रिलेशन होता है ना, कभी कभी इस पे प्रश्न बना करके दे देता है। ठीक, एकदम ये डाटा फिक्स है, इसी पे क्वेश्चन आता है तो आ जाता है उसी पे। पिछली बार बैक में शायद क्वेश्चन आया था, अगर नहीं आया था तो कोई बात नहीं, इस बार आ जाएगा। चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। यदि A से लेकर P बराबर, यदि AP बराबर 8 सेंटीमीटर, कामा AP बराबर 8 सेंटीमीटर तथा P से लेकर B बराबर
4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखिए सी से लेकर डी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पीडी बराबर x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा घुमा दिएगा प्रश्न को, इसको प्रश्न को लिखिए, हम समझा देना। देखिए क्या होता है इसमें, ये दिया है ए से लेकर पी, मतलब ए से लेकर के पी का यहाँ तक का मान दिया है। फिर दिया है पी से लेकर बी, मतलब इस पी से इस बी का मान दिया है। उसके बाद से सी से लेकर डी, मतलब यहाँ से केवल और केवल यही का मान दिया है। उसके बाद से पी से लेकर डी, इसका मान x दिया है, तो आपसे x का ही मान पूछा है। चलिए बताइए लगाएंगे कैसे इसको, कितने लोग लगा लेंगे। इसमें ध्यान रखना, एक बार पूरा मतलब पूरा दूरी तय करना है, फिर आधा दूरी, फिर पूरा दूरी, तब आधा दूरी, गुणनफल में रहेगा, सब हो जाएगा। चलिए देखिए इसको लगा के दिखाते हैं। तो इसमें इसका शर्त यह है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं, वृत्त का दोनों जीवा है ना ए बी, और ये जीवा बाहर जाके काटती है पी पे, फिर इसकी भी जीवा ऐसे फिर बाहर जाए। तो क्वेश्चन में लिखता है कि यदि वृत्त की एक जीवा है, यदि वृत्त की एक जीवा है, अच्छा लगा लेंगे आप तो सही है, लगा के उत्तर बताइए तब। मोहिनी उत्तर बताओ तब। चलिए यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन देगा कि यदि वृत्त की दो जीवाएं क्रमशः ऐसे ऐसे दिया है, उसका नाम देगा, और वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर काटता है, जैसे यहाँ पे बिंदु P पे काटा है, तो उसका सारा डायमेंशन दिया है। तो आप इसका फार्मूला लिखोगे। सबसे पहला काम जो होगा आपका फार्मूला लिखने का। ये क्वेश्चन जब आता है तो इसी के टाइप में आ जाता है, बाकी कुछ विशेष काम नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे हल, हल के बाद इस फार्मूले को लिखोगे। पहले पूरी दूरी चलिए, चाहे जिसको मन करे इजी से चला लो। P से पहले पहुंचो सीधा C पे, फिर क्या करते हैं आधा दूरी तय करो, फिर P से लेकर के D तक आधा दूरी आओ, फिर आगे बढ़ो, फिर पूरा दूरी चलो, P से लेकर के A तक चलो, फिर इसका आधा दूरी, फिर इसकी आधा दूरी P से लेकर फिर B पे। तो ये तो मेरा था रिलेशन, इसका रिलेशन हम लिख लिए। अब इस चीज को रखने चले, P से लेकर C की दूरी क्या है जी। चलो पहले इसका डाटा फिट करो। A से लेकर जो P दिया है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद दिया है P से लेकर B 4, मतलब यहाँ से लेकर इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद से दिया है C से D 3, मतलब यहीं से यहीं तक केवल 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का x दिया है। ठीक, तो आप यहाँ पर रखो। ये बताओ P से C का मान बताओ, P से लेकर के और C के बीच की दूरी सर बताइए। 29 आ रहा है किसका आंसर? पहले इसका नाम 29 आ बताओ, रहा है सर। P से लेकर के C के बीच की दूरी बताइए आप। सुभी P से लेकर के C की दूरी बताइए। C भी कितना होगा? P से लेके C की दूरी होगा सर 3x, कितना 3 सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लिया C से D का दिया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का x है, तो कितना दूरी होगा P से C? 3x 3x का मतलब क्या होता है? गुणा किया जा रहा है इसमें कि जोड़ा जा रहा है? बताओ तो, गुणा और जोड़ में अंतर नहीं दिखाई देता है आपको? प्लस प्लस प्लस। ज्योति बताइए। सर 4 आ रहा है क्या? क्या चीज? 4 आ रहा है क्या? आंसर ना बताओ, पहले हम जो पूछे वो बताओ। P से लेकर C की दूरी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। गजब दिमाग है। यहाँ से x दिया है प्लस 3 x प्लस 3, इस जोड़ोगे ना, इसीलिए तो हम आधा दूरी दिए हैं, यही तो समझाना चाहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का x है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 दिया है, तो हमको चाहिए क्या? P से C, मतलब यहाँ से बढ़ के, तो यहाँ से बढ़े हैं तो x मिला है, फिर इसके आगे ये, इसका मतलब 3 और x, तो इसका मान रखोगे 3 प्लस x। 3x मत कर देना, 3x का मतलब होता है गुणा करना। आप इस चीज को जोड़े हो ना, गुणा कहाँ किए हो? यहाँ पे लिखे हो। अब बताओ P से D की दूरी बताओ कितनी है? x है।
केवल x है, तो अब ब्रैकेट के बाद यहाँ पे x लगाना। आगे बढ़ो, P से लेकर A के बीच की दूरी कितना है? P से लेकर पूरा A तक ये का है 8 दिया, तो रख दो 8। P से लेकर B यहाँ पे क्या दिया? 4, तो रख दो 4, काम खत्म। अब इसको यहाँ पे गुणा करो, तो इसमें यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x, फिर 3x में इसका x स्क्वायर और 4 8 है 32। फिर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x हो जाएगा माइनस के 32 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको तोड़ो 32 को, तो 32 का 16 दूनी के 32 होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। फिर 8 को तोड़ोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 2 16 32, 3 आना चाहिए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 में से 4 निकलेगा। चलो मतलब ये क्वेश्चन ही हम सही नहीं लिखे हैं, मतलब यहाँ से कैलकुलेशन अब द्विघात समीकरण पे बन जाएगा। तो मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा और यहीं से x का मान जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं पे रोकते हैं। स्क्वायर कैसे हो गया? अरे यहाँ से इसका गुणा करोगे इसमें आप, तो इसमें गुणा करोगे तो 3x मिलेगा, इसमें करोगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा और 8 चौके 32। तो इसको यहीं पे छोड़ दिए हैं, लगाया नहीं है पूरा, क्योंकि इससे आगे लगाने का मतलब द्विघात समीकरण बनेगा। तो आपके जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, मतलब यहीं पे इसका उत्तर आ जाएगा इसी समीकरण के बाद। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन से अपने मन से बनाया तो सेट नहीं हो पाया, लेकिन तरीका लगाने का यही है। कंफ्यूजन है अभी? हेलो, हो गया सर, आ जाए हो जाएगा। ये सब रिलेशन इसका याद करिएगा। ये जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले पूरा दूरी तब आधा, फिर पूरा दूरी तब आधा, क्वेश्चन इसी पे आता है। अगला समरूपता देखिए, ये इसको नोट कर लीजिए आप, ये जो सूत्र लिखा है इसको नोट कर लो। हो गया सर नोट। आगे बढ़िए। इतने टाइप से क्वेश्चन बना सकता है अगर टफ भी बनाएगा तो। ए बी सी, ए बी हो गया, यहाँ पे सी बनाओ, यहाँ पे पी बनाओ। ठीक, इसका रिलेशन क्या होगा देखोगे आपको। तो एक बार बड़ा दूरी, हमारा पहला काम क्या था? बड़ी दूरी, तो P से लेकर बड़ा दूरी बढ़ो A पे, P से A, फिर इसका आधा दूरी, तो इसका आधा दूरी चलोगे तो P से लेकर B तक पहुंचोगे। लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो इसका चाहे आधा चलो चाहे पूरा चलो, बात तो कहाँ पे? C से लेकर P तक की दूरी है। ये आधा चलो चाहे पूरा चलो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब इसके लिए 2 बार चले हो तो इसके लिए भी 2 बार चलो। तो P से लेकर एक बार A लिखे हो, फिर P से लेकर B लिखे हो। इस वाले में क्या करोगे? P से लेकर C एक बार और फिर इसी दूरी को एक बार और चल दो, P से लेकर C। तो कभी कभी इसमें भी प्रश्न आता है, तो PA बराबर हो जाएगा इंटू PB, और ये क्या हो जाएगा? PC का स्क्वायर। इसका मतलब ये रूट में हो जाएगा क्या? PA इंटू PB इक्वल टू PC। इसका संदर्भ आप लोग याद कर लेना। सर 2 बार कैसे लिखेंगे, मतलब 2 बार क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि यहाँ पे 2 बार आप तय किए हो ना, यहाँ पे एक बार P से लेकर A तक बढ़े हो। अच्छा यही बताओ, अगर इसी को 2 बार में रहता तो 2 बार आते ना आप, तो तुलना 2 बार किया गया हाँ है। जी। एक बार P से लेकर A तक और फिर P से लेकर B तक, तो यहाँ पे हम 2 बार कहाँ चलेंगे? तो ये जब ये जो दूरी है इसी को 2 बार चले हैं, P से लेकर C फिर P से लेकर C। ठीक है, इस पे प्रश्न आया है तब हम कर रहे हैं, डायरेक्ट इसी एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे मान लो कि आउट ऑफ सिलेबस जब क्वेश्चन बनाता है और बड़े में इसको दे दिया तो यही देगा, वो इससे बाहर नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एडवांस में कभी कभी पूछता है बढ़ा करके, तो इतना बढ़ा देता है। जैसे पिछली जब बैक का पेपर दिया था तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखा दिया जो कभी देखे ही नहीं होगा आप लोग। वृत्त बना हुआ है कहीं इस टाइप से डायग्राम, हाँ, या क्वेश्चन लिख के देगा सर? मतलब क्वेश्चन देगा, हम बता रहे हैं ना उसमें क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए आपको कैसे देगा एग्जाम्पल में। यदि 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 PA बराबर, ऐसे देगा, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक,
तथा P से लेकर B बराबर इसको 8 बनाया है ना, तो ऐसा भी करो इसका रूट आ जाए। P से लेकर ये इसको 8 ना करो, इसको 10 कर लो आप। 10 सेंटीमीटर तथा P से B बराबर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो PC का मान बताइए, PC का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ऐसे ही दे देगा। अब आप लोग सोचोगे कि इसका मान कैसे निकालें। देखो प्रश्न देखो आप लोग ध्यान से, अगर पेपर में आ जाएगा, मान लो टफ क्वेश्चन बना दिया, तो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है P से लेकर A की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। अरे यार हम तो खुद ही गलत लिख दिए, ये P से A मत लिखो इसको, तो सॉरी एक मिनट रुक जाओ, A से लेकर B लिख लो इसको A भी बना लो केवल। अब हो गया सही। A से लेकर जो B की दूरी है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और फिर P से लेकर B की जो दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो हमको PC का मान बताइए, मतलब ये वाली दूरी का मान बताना है। अब सब लोग सोचेंगे कि इसका रिलेशन कैसे हम जानते हैं, क्योंकि देखे ही नहीं कभी क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें वही अपना तरीका अपनाओगे, ठीक है। मोहिनी, चंद्रा यादव, दिव्या, नंदनी, तो इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। हमने बताया कि इसी दूरी को 2 बार चलो, तो एक बार सूत्र क्या बनाओगे, अच्छा मतलब इसके पहले वाले जो बनाए थे इसके अंदर वाले में तो समझना आता है, इससे पूरा दूरी फिर आधा दूरी फिर पूरा दूरी तब आधा दूरी गुणा में। तो इसमें क्या करना है, एक बार P से लेकर A तक चलो, इनटू फिर P से आधा, फिर P से कहाँ तक B पे, फिर P से लेकर B तक चलो, P से लेकर B तक चलो, फिर यहाँ पे देखो इसी दूरी को 2 बार चलना है, तो P से लेकर C इंटू P से लेकर C, बात खत्म, ठीक है। रख दो मान। तो P से लेकर A का मेरा मान क्या है, P से लेकर A कहने का मतलब इन दोनों दूरियों को जोड़ा है। तो P से A का मतलब ये हो गया कि AB इसमें जोड़ो, AB में क्या जोड़ना है, P से B को जोड़ना है, तभी तो आएगा। तो AB हमारा कितना है जुड़ इसमें, जाएगा। हाँ तो AB कितना है इसमें 10 है, और ये 10 तो क्या प्लस 6 16 सेंटीमीटर हो गया। 16। इंटू P से B हमारा कितना दिया है, P से B यहाँ पे दिया है 6 दिया है। तो एक काम करो, इसको 4 बना लो। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रूट नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम सेट कर रहे हैं। इसको 4 बना लो, क्वेश्चन में उसको काट के 4 बना लो। आपके पेपर में जब देगा तो इसको सेट करके दिखाएगा, परेशान ना हो। इसको 4 बना लो। तो यहाँ से P से B कितना हो गया, 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब इस यहाँ पे देखें इस दूरी को, ये दोनों दूरी सेम है, तो इसका मतलब गुणा हो जाएगा, तो PC का स्क्वायर हो गया। तो इधर आएंगे, ये क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू ये क्या बन गया PC, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है तो इधर रूट लगता है। अब बाहर कौन निकलेगा, 16 का मतलब 4 चौक के 16, तो 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया बाहर। सर इंटू 16 यहाँ पे कैसे आया, देखेंगे क्या चीज, बोलिए। सर कह रहे सर, आप 16 दूरी को कैसे जोड़ा आया, नहीं समझ में। सर 16 कैसे आया? 10 प्लस करके आया। लेकिन सर कैसे, ये क्या है, P से लेकर A दिया है ना, तो P से लेकर A के बीच की दूरी कितना है बताओ आप। जब P से यहाँ से P से और B की 10 जब सेमी दूरी है है, सर ना। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तब 12 बनाना सर पड़ेगा। वो एडिट कर लो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। फिर से एक बार लिखो तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे तो उत्तर नहीं मैच करेगा। फिर ये क्वेश्चन लिखिए आप लोग, यदि A से B की दूरी 12 सेंटीमीटर है, मतलब A से B ये 12 सेंटीमीटर है, फिर से बना लो, उसको कोई दिक्कत नहीं, ये 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 4 सेंटीमीटर है। अब हो गया क्लियर क्वेश्चन को, उसको थोड़ा फिर से बना लीजिए आप। घबराइए नहीं, कंफ्यूजन का शिकार मत होइएगा इसमें, बस उसको बना लो दिव्य फिर से, चाहे 2 लोग। A से लेकर B 12 बना लो। पहले मान लो 10 लिखवाए थे तो हम कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेंगे, तो ये 12 हो गया और ये 4 दे दिया। ये जो मेरा सूत्र है क्या, एक बार पूरा बढ़ोगे यहाँ पे, तो पूरा बढ़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और यहाँ से 12,
तो 12 और 4 मिलकर कितना हो गया, 16 मिल गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा हो गया, इसी से देखो P से A के बीच की दूरी क्या है, AB में हम PB को जोड़ेंगे यहाँ से ना, तो ये हो गया आपका 16 हो गया। फिर यहाँ पे आधी दूरी तय करो, तो P से B क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे इसका 2 बार गुना होगा, मतलब एक बार फिर और एक बार फिर, तो PC तो PC का स्क्वायर हो गया, हमको इसका PC चाहिए तो इसका स्क्वायर ट्रांसफर को रूट में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, करनी में 16 गुणे 4, तो निकलेगा बाहर क्या, 4 चौक 16, 4 निकलेगा, इस 4 का मतलब 2 निकलेगा, इस 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2। तो कितना होगा, 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर, ये PC की लंबाई होगी, आंसर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब पेपर टफ बनेगा तो इससे बाहर आएगा, इसीलिए इस चीज को हम लिखवा भी दिए हैं। समझ में आ गया? कितने लोग को नहीं आया है? नहीं वाले बताइए आप लोग। आज का जो क्लास नहीं किए होंगे ना, उनका जब पेपर टफ बनाएगा तब याद आएगा, परेशान ना हो। इसी तरह इसको समझ लो, सोच लो, फिर से देख लो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा तो अभी देख लो इसको, क्योंकि जब पेपर टफ बनता है ना तो सब लोग सोचते रहते हैं कि आया कहाँ से है, इसलिए हम हर संभावित क्वेश्चन को टफ करा कर जाते हैं कि ताकि कोई फंसे नहीं एग्जाम में। आ गया सर समझ में। समझ में आ गया? सारे लोग बताओ, तो नंदनी मेरे बताओ, आप पूजा शर्मा नंदनी सारे लोग बताओ तब होगा आगे। सरिता, चंद्रा यादव, मोहिनी, सालू, प्रेम, कौन है प्रेम, प्रेरणा है। सर ये 2 कहाँ से आया, ये 2 मेरी समझ नहीं आया। कौन सा 2? ये 4 सेंटीमीटर, हाँ सर यही 2 का, ये 4 को तोड़ोगे ना, रूट में है ना, तो 4 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बन गया 2। इसमें। ठीक ठीक है जी। जी सर, ठीक। और बाकी लोग सबको आ गया? अब हमारा काम था बताना, और जिनका काम नहीं है भाई समझने का, वो तो ये कोई विशेष लिखवाने की जरूरत नहीं थी, ये कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस में आता है, लेकिन हम ये सोचे हैं कि अगर पेपर टफ बना दिया तो एग्जाम हॉल में जाकर कहोगे ये ना कि ये पेपर हार्ड बन गया, निकल के बाहर तो ये कहने नहीं जाओगे कि हार्ड है। हार्ड बनवा तो सुनेगा कौन तुम्हारा, कोई नहीं, जानते हो तो लिखो, निकला। चलिए, तो इस प्रकार का अगर प्रश्न दिखाई दे, देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ का पूरा मान दे दे आपको, तो इसमें घटा बढ़ा लीजिएगा। सूत्र ये आपका फिक्स है, एक बार पूरा दूरी, इसके बाद आधा दूरी। अगर ये इस छोर से मिला है, बाहर से इसको मिला दिया है, तो इसका स्क्वायर होगा। ये सूत्र याद रखना आप। सर चलो, हाँ सर अगर पूरी दूरी दी हुई है ए और पी की, और बी और पी की नहीं दी हुई है, तो सर उस दूरी का आधा कर ले। अपने मन से आधा करोगे, जब बताएगा तब तो आधा करोगे, कैसे जानते हो कि आधा होगा? या सर एक्स मान के करेंगे उसको? हाँ, उसको एक्स मान के करना पड़ेगा। जैसे आपके कहने का मतलब ऐसा दे दे, हम समझ रहे हैं आपको, आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक दे दिया है 36 सेंटीमीटर, और ऐसे दिया है ए है, बी है, सी है और डी है। तो सी से डी तो 36 है, और मान लो ए से लेकर जो सी की दूरी है, ए से लेकर सी, ये भी दिया हो 79 दिया हो, तो पूछे कि ए से लेकर, सॉरी बी से लेकर और सी की दूरी आप बताइए हमको, तो घबराने की कोई बात नहीं, इसको एक्स मान लो जब नहीं जानते हो तो। चलो सर उसको एक्स मान के प्लस कर देंगे, लेकिन अब क्यों प्लस करोगे? सूत्र लिखो, सी से लेकर पूरा, ए से लेकर सी गुणा फिर आधा, बी से लेकर सी, इधर देखे हैं दो बार आएंगे, सी डी इंटू सी डी। ए से लेकर सी की जब हमको दूरी यहाँ से खुद 49 दिया है, तो जोड़ने का अब कहाँ से मतलब आ गया? जरूरत जब इसकी जरूरत पड़े तब तो आधा दूरी दिया तब ना जोड़ेंगे, ये तो खुद ही पूरा दिया है ए से लेकर सी, तो ए से सी क्या 49 है, करोगे यहाँ पे 49, और बी से सी नहीं दिया है, एक्स दिया है, तो केवल रखो एक्स। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखिए आप, तो ये दिया है सी डी इंटू सी डी, तो सी डी हमारा कितना दिया है 36, और ये भी क्या है 36, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 बार लिखेंगे आप, कटा लो, कटता है तो कटाओ, ना कटे तो मत कटाओ। एक्स बराबर क्या हो गया 36 गुणे 36 बटा में 49। अब कटा लो इसको, कटा लो इसको, तो अगर कटता है तो कटा लो, जो डेसिमल उसमें आएगा उसको लगा देना। समझ में आ गया?
ठीक है सर, इसको अंडर रूट करके 36 को बाहर नहीं लिख सकते? अंडर रूट करने के बाद क्या करने की जरूरत है? क्यों अंडर रूट करोगे? निकालना है मान x का, तो अंडर रूट किसका करोगे? x का स्क्वायर रहता तब तो अंडर रूट होता। ठीक है। जब इसका मान निकालना होता तब तो अंडर रूट करते, खुद ही मान दिया तो 2 बार हो गया। ठीक, जैसे ये हम जितना क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ना, इसका केवल थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन अपने मन से दिए हैं तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। वो जब पेपर में देता है ना तो कटने लायक देता है। आपसे केवल ये जानना चाहता है जो फार्मूला हम लिखे हैं, इसका ध्यान रखिए। आज तो क्लास खूब चला, चलो 1.5 घंटा क्लास चल गया है। सर इसके टेंशन ना कुछ लो। क्वेश्चन डाल दीजिएगा उसमें ग्रुप में। हाँ हाँ एकदम, इसका क्वेश्चन सारा डालेंगे। अब पेपर कटेगा क्या है ना, आप लोग का टाइम नहीं देखा जाएगा, इसी तरह पढ़ा जाएगा, आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ, थर्ड का रिस्टार्ट कीजिए। थर्ड का तो स्टार्ट चलेगा ना नाइट मैच। और एक चीज लास्ट स्टार्ट कर लो, ये टॉपिक ही खत्म हो जाए। अंतिम क्वेश्चन एक चतुर्भुज पे बना कर देता है। इसके बाद ये जो 4 पढ़ाए ना उसके बाहर कभी नहीं देगा प्रश्न, समरूप से जब बनाएगा तो। एक क्वेश्चन और आंसर 54 आया है। अब जो आया वो लगा ले। हेलो, हम नहीं जानते, अपने मन से बोले हैं क्वेश्चन को। ए बी सी और डी। वो पे काटते हैं। चलिए ये रिलेशन तैयार कर लीजिएगा। ये है समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज। ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लो 2 चतुर्भुज दे दिया है और इसका मान लो इससे इसका विकर्ण इसका विकर्ण खींच दिया गया है। एकदम जब भी देगा क्वेश्चन तो खींच दे। कैसे? एक दिया है ना, ये बता देगा कि प्रश्न में त्रिभुज ओ ए बी, मतलब ओ ए और बी, ये वाला जो त्रिभुज है एकदम समरूप दिखता है किसके जैसे? ओ सी डी के। मतलब ये त्रिभुज इसके जब समरूप है, इन दोनों में तुलना किया ये त्रिभुजों को, तो क्या क्या बना सकते हो? तो पहली भुजा ले लो। ये जब पहली भुजा लोगे ओ ए, तो जब पहली भुजा जब ओ ए हो तो इसका उल्टा कौन होगा? ओ से लेकर सी, ओ से लेकर सी, फिर बराबर इस वाले भुजा ओ से लेकर बी, ये किसके बराबर होगा? इस भुजा के, ओ से लेकर के डी के। और तीसरा जो होगा ए से लेकर जो बी, ये किसके बराबर होगा? ओ से लेकर के डी के। जब क्वेश्चन पे अगर ऐसा हार्ड बना कर देंगे और इस पे जब इसका डाटा दे तो लगा करके फिट कर लेना। इसमें बताओ, ये लास्ट था एकदम अंतिम, अब खत्म हो गया। अब बताओ कोई टेंशन बोलो। ये रिलेशन समझ में आ गया ना? अगर जब ये दोनों समरूप एक क्वेश्चन करा दीजिए इसी पे। क्वेश्चन क्या करना है? मान लो इसी में दिया हो आपका, यहाँ से ले लो 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये दिया है 2 सेंटीमीटर, तो x मान लो ये दिया है। बोला बता दो इसी को मान। मतलब एग्जाम्पल में दिया है, यदि ऐसा पिक्चर बना देगा, यदि O से लेकर ये बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर O से लेकर B ये दिया है 6 सेंटीमीटर, तथा O से लेकर C बराबर 2 सेंटीमीटर। तो O से लेकर D बराबर OD का, तब OD का मान ज्ञात कीजिए, OD का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपसे ज्ञात करने के लिए पूछेगा, ठीक है जी।
इसका मतलब इसी को रख दो, कुछ करना नहीं है। आप खुद सोचो, ये दोनों सिमिलर त्रिभुज जब खुद बता दिया कि दोनों समरूप त्रिभुज है, तो इसका मतलब तुलना कर दो। तो अगर ये जो ए से लेकर जो ओ वाली भुजा है इसके बराबर, अच्छा ये नहीं समझ में आता है कि क्यों इससे तुलना कर, इसको मोड़ दो, इसी को पलट करो, इसको मान लो यहाँ पे मान लो जो बिंदु है ऐसे डॉटेड करके इसको चिपका दो, इसको उठाओ और यहाँ पे लाके फिट करो। और यहाँ पे आप फिट करते हो तो जानते हो कैसे दिखता है ये वाली जो सीधी वाली भुजा है एकदम तुरंत आ जाता है यहाँ पे, और जो ओ से इसके नीचे आ जाता है। तो सीधा से ये ध्यान रखो कि इस जो ओ से लेकर ए की, मतलब ओ से लेकर ए वाली भुजा है ये ऊपर हो जाएगा, तो इसका तुलना इस भुजा से करोगे नीचे, और फिर ये जो बड़ी भुजा दिया है ओ से लेकर बी, इसका तुलना इससे करोगे, और ये जो बड़ी भुजा दिया है इसका तुलना इससे करोगे। अब इसी के संदर्भ में जहां से प्रश्न बना दे, यहाँ पे दिया है रख दो इसी में। ओ से ए कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ओ से सी कितना दिया है, ओ से सी 2 सेंटीमीटर, ओ से लेकर बी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया है तो x मान लो, कटाओ 2 दूनी के 4, तो ये क्या आ जाएगा 2x बराबर 6 सेंटीमीटर, कटाओ तो x बराबर कितना आ गया 2 दूनी के 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब खत्म। चलो अब समझ में आ गया। जितने लोग लास्ट तक क्लास किए हो वो लोग काफी सीरियस हो, पेपर को लेकर के काफी सीरियस हो, रहना भी चाहिए, यही होता है ना। बाकी में सब भग गए, लेकिन कोई परेशानी होने की बात नहीं, आप मेहनत कीजिए। हम बैक में आप लोग का खुद ज्यादा मेहनत करेंगे कि कैसे कैसे आप लोग पास हो जाओ, बस काम खत्म। ठीक है, एकदम विश्वास के साथ क्लास करोगे ना तो एक भी क्वेश्चन बचने नहीं देंगे, ये जान जाओ, चाहे कैसे भी क्वेश्चन। मैं बोल रही थी सर, हाँ। सर मैं बोल रही थी जैसे वो टीचमेंट पे टेस्ट लगता है एक, अगर आप भी कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन लगा के टेस्ट लगा दो, मतलब उस पे टेस्ट लगा सकते हैं, टेस्ट में क्वेश्चन बोल करके उसमें डाल देंगे, मॉक टेस्ट मार लेना। पहले हिंदी का करवाते थे हम, उस पे हम हिंदी का टेट का पेपर देते थे, सब लोग सॉल्व करते थे। मैथ का करा